हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी आपके साथ में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग 18th ऑफ जुलाई टू 22nd ऑफ जुलाई तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी को ये वाली बात पता है, ये पूरी करंट अफेयर सीरीज टोटली एग्जाम ओरिएंटेड है, यानी कि सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जितने भी एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है उन सभी को यहाँ पर डिस्कस किया जाता है। और आप सभी को एज यूजुअली पता है कि सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में करंट अफेयर्स आपको हेल्प करने वाले हैं। साथ ही साथ अगर आपको इस पूरी वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो स्टडी आपके साथ नाम के टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होकर वहां से आप पीडीएफ को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए बात करते हैं हम लोग क्विक रिवीजन की। क्विक रिवीजन में बढ़ने से पहले अगर आप हमसे इंस्टाग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो इस स्कैनर से स्कैन करके आप डायरेक्टली हमसे जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको ये हमारा एफर्ट पसंद आता है तो आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही साथ अपने साथियों तक इस पूरे सेशन को पहुंचा सकते हैं। चलिए बात करते हैं हम लोग क्विक रिवीजन की। क्विक रिवीजन यानी कि प्रीवियस लेक्चर का एक क्विक एनालिसिस। हमने प्रीवियस लेक्चर में किन इंपॉर्टेंट न्यूज को डिस्कस किया था उसके बारे में हम लोग ब्रीफ में देखने वाले हैं। यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट सर्बानंद सोनोवाल ने इनॉग्रेट किया रिसेंटली DGNSS सागर संपर्क। अपने आप में इंपॉर्टेंट है। आपसे प्रश्न क्या पूछा जाएगा, आपसे प्रश्न यह भी पूछा जा सकता है कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट कौन है। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट का नाम आपको याद रखना है, सर्बानंद सोनोवाल। इसके अलावा DGNSS का फुल फॉर्म आप सभी को पता होगा। DGNSS का फुल फॉर्म क्या है? DGNSS का फुल फॉर्म है डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। एज इट इज इंपॉर्टेंट है। इसका काम क्या है? इसका काम है कि एक्यूरेट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना शिप्स को, और या शिप्स के नेविगेशन में यानी जहाज के नेविगेशन में इंपॉर्टेंट या एक्यूरेट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का काम किसका होगा? इसका होगा। तो एज इट इज इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा नेक्स्ट न्यूज हमने देखी थी कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट इंटरनेशनल टेम्पल कन्वेंशन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये वाराणसी में आयोजित किया गया। अपने आप में इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड का, ना सिर्फ हमारे इंडिया का, ना सिर्फ उत्तर प्रदेश का, बल्कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट इंटरनेशनल टेम्पल कन्वेंशन कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया, आयोजित किया गया? मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में, ये 22 से 24 जुलाई के बीच में यह आयोजित किया जाएगा रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में, जो कि पिछले साल ही अभी बनाया गया था। इसके अलावा मैंने आपको बताया था इस पूरे कॉन्फ्रेंस में लगभग 450 टेम्पल फंक्शनरीज हैं। 25 कंट्री पार्टिसिपेट करने वाली हैं इस टेम्पल कन्वेंशन में। इसके अलावा नेक्स्ट न्यूज हमने देखी थी कि 50th GST काउंसिल मीटिंग कहाँ कंडक्ट की गई? तो नई दिल्ली में रिसेंटली कंडक्ट की गई। और आप सभी को मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि कई सारे हैवी टैक्स इंपोज किए गए और कहीं से रिड्यूस किए गए, यानी कि जो टैक्स है वो कहीं किसी सिस्टम में लाया गया, ज्यादा कर दिया गया, बढ़ा दिया गया, या किसी प्रोडक्ट में कम कर दिया गया। जैसा कि मैंने आपको बताया था 28% GST लगने वाली है सारे गेमिंग एप्स पर, ठीक है। और रिड्यूस किस में की गई है? तो मैंने आपको बताया था कि अनकुक्ड अनफ्राइड, यानी कि जो आप लेज, चिप्स, कुरकुरे वगैरह जो भी कुछ खाते हैं उसमें 5% GST को घटाया गया है, ठीक है। सिंपल सी बात है। इसके अलावा नेक्स्ट न्यूज हमने देखी थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिला है फ्रांस का हाईएस्ट अवार्ड, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। ध्यान रखना है, एज इट इज इंपॉर्टेंट है, एज इट इज। और आपको मैंने ये भी बताया था कि यह सम्मान पाने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब। इसके अलावा नेक्स्ट न्यूज हमने देखी थी चंद्रयान 3 से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस की थी कि चंद्रयान 3 का जो लॉन्चिंग व्हीकल है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम भी मैंने आपको बताया था LVM, एज इट इज। एक सेकेंड। तो चंद्रयान 3 के बारे में हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। ये 14th ऑफ जुलाई 2023 को ये लॉन्च किया गया, एज इट इज इंपॉर्टेंट है ना। इसके अलावा मैंने आपको बताया था इसे किस लॉन्चिंग व्हीकल की मदद से भेजा गया है। तो LVM मैंने आपको बताया था, LVM मार्क 3 की मदद से इसे भेजा गया स्पेस में, चंद्रमा पर या मून का एक्सप्लोरेशन करने के लिए। साउथ पोल पर एक्सप्लोरेशन करने वाला पहला देश बना है कौन? भारत। एज इट इज मैंने आपको कई सारी डिटेल इंफॉर्मेशन प्रीवियस लेक्चर में दी है, वहां से आप चीजों को कवर करें, क्योंकि चंद्रयान 3 एक बहुत डिटेल टॉपिक है और उस पर हमने ऑलरेडी चर्चा कर ली है प्रीवियस लेक्चर में। चलिए बात करते हैं आज के नए टॉपिक्स के बारे में। ये जो हम नए टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं उनमें से जो पहला टॉपिक है वो अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एज इट इज। आपको ध्यान रखना है, फर्स्ट टॉपिक्स ये जो हम डिस्कस करने वाले हैं, आप सभी को ऐसा समझ के चलना है। अगर आप सुबह सुबह ये लेक्चर देख रहे हैं तो आपको समझना है कि ये चर्चा हो रही है, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। क्या डिस्कस कर रहे हैं? हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सन एक्सप्लोरेशन। रिसेंटली मैं ये चाहता हूं कि आपके और हमारे बीच में जितने भी लोग देख रहे हैं, चाहे वो 10 लोग देख रहे हैं या 5 लोग देख रहे हैं मुझे, आपके और हमारे बीच में एक कन्वर्सेशन बिल्ड हो। उसके लिए हम लोग एक नया प्रोग्राम लॉन्च करेंगे अगस्त से, क्योंकि पिछले साल हमने अगस्त से ही ये करंट अफेयर सीरीज स्टार्ट की थी। और मोस्ट ऑफ अगला लेक्चर जो होगा वो लास्ट लेक्चर होने वाला है।
और इसी के साथ हम लोग 1 साल का पूरा करंट अफेयर्स हमने इसी यूट्यूब चैनल पर कवर कर लिया है। ठीक है, तो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मैं वो सारी चीज़ें कर पाऊंगा या नहीं, लेकिन आप सभी के सहयोग से वो सारी चीज़ें हो पाई। हमने पूरे साल का करंट अफेयर्स एक साथ कवर किया, बहुत ही अच्छे फॉर्मेट पर, बहुत ही अच्छे तरीके से। उम्मीद है कि आप सभी ऐसे ही सहयोग अपना देते रहेंगे। तो हम एक और नया प्रोग्राम लॉन्च करेंगे अगस्त से, कुछ नया इनिशिएटिव। तब तक के लिए आप हमसे जुड़े रहिए, हम लोग इसके बारे में चर्चा बाद में करेंगे जरूर, या अगले लेक्चर में कर लेंगे। चलिए अभी बात करते हैं इस करंट अफेयर्स के बारे में। ये जो न्यूज है, ये न्यूज है आदित्य एल1 मिशन की। आदित्य एल1 मिशन जो कि रिसेंटली लॉन्च किया जाने वाला है इसरो के द्वारा। इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ साहब ने इसके बारे में जानकारी दी है। अब ये जानकारी क्या है, अपने आप में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चंद्रयान 3 का सक्सेसफुल परीक्षण या सक्सेसफुल लॉन्च उसका कर दिया गया है इसरो के द्वारा। इसलिए अब सन का एक्सप्लोरेशन करने के लिए, यानी सूर्य का एक्सप्लोरेशन करने के लिए एक मिशन है जिसका नाम क्या है, आदित्य एल1 मिशन। अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या करेगा, ये मिशन सन एक्सप्लोरेशन का काम करेगा। सन एक्सप्लोरेशन, तो हमने बोला मून का एक्सप्लोरेशन करने के लिए चंद्रयान बनाया गया, मून का एक्सप्लोरेशन करने के लिए चंद्रयान बनाया गया, सन का एक्सप्लोरेशन करने के लिए आदित्य एल1, और इसके अलावा मंगल ग्रह का एक्सप्लोरेशन करने के लिए मंगलयान बनाया गया। ठीक है, तो एज इट इज इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। बात क्या हुई है, आदित्य एल1 मिशन है जिसे 2008 में भेजने की तैयारी थी, लेकिन बजट इश्यूज के कारण इसे लगातार डिले किया गया, और ये फाइनली अब 26 अगस्त, एज इट इज, ये डेट नोट करके रखनी है आपको, 26 अगस्त जब ये लॉन्च होगा तब भी हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन हमें प्रीवियस में ही न्यूज मिल गई है तो हम क्यों ना उसे डिस्कस कर लें। 26 अगस्त वो डेट आप याद रखिए, क्योंकि ऐतिहासिक होने वाला है। अभी तक अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि सन के पास तक कोई जा नहीं सका है। अमेरिका और चाइना ने कुछ मिशंस लॉन्च किए हैं, लेकिन वहां से भी उसे बहुत ज्यादा जानकारी नहीं मिली है ना। इस वजह से, और भारत ये उपलब्धि हासिल करने वाला है, इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने आप में बहुत प्राउड की बात है अगर ये मिशन सक्सेसफुली लॉन्च किया जाता है और इसका सक्सेसफुली परीक्षण हो जाता है। तो 26 अगस्त को, यानी 26 अगस्त को आदित्य एल1 मिशन को भेजा जाएगा, जिसकी कॉस्टिंग कितनी है, लगभग 380 करोड़ रुपए की। इसके अलावा इसे किस लॉन्चिंग व्हीकल की मदद से भेजा जाएगा, तो आदित्य एल1 विल लॉन्च यूजिंग द पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, यानी PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल विथ 7 पेलोड्स ऑन बोर्ड। तो किस लॉन्चिंग व्हीकल की मदद से भेजा जाएगा, तो ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, PSLV की मदद से भेजा जाएगा। तो देखिए, हमने इसके पहले बात की थी LVM का पुराना नाम क्या है, GSLV मार्क 3। ये जो आपका लॉन्चिंग व्हीकल है LVM मार्क 3, ये दोनों की अगर हम लोग बात करें तो इन दोनों लॉन्चिंग व्हीकल का यूज चंद्रयान 2 और 3 में इनका यूज किया गया। इन GSLV मार्क 3 को फैट बॉय ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। आप सभी को ये वाली बात ऑलरेडी मैंने कई बार बताई है। तो ध्यान क्या रखना है, इसी तरह का एक लॉन्चिंग व्हीकल जिसका नाम क्या है, PSLV। तो आपको ध्यान रखना है PSLV की मदद से आदित्य एल1 मिशन की लॉन्चिंग की जाएगी। इसके अलावा इसमें टोटल 7 पेलोड हैं, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, और प्राइमरी पेलोड में विजिबल एमिशन लाइन कोरोनाग्राफ का यूज किया गया है, जिसे डिजाइन किसने किया है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बेंगलुरु ने इसे डिजाइन किया है। एज इट इज यही बातें आपको यहाँ पर हिंदी में भी मिल जाएंगी, तो परेशान नहीं होना है हिंदी मीडियम वालों। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें पता होंगी। इसरो के चेयरमैन कौन है, तो इसरो के चेयरमैन है एस सोमनाथ। आपको ये सारी बातें याद रखनी चाहिए। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ये जो आदित्य एल1 मिशन है, ये सन के पास तो जाएगा, लेकिन क्या क्या एक्सप्लोरेशन काम वहां पे करेगा, इनके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। तो आदित्य एल1 स्टडी करेगा कि अब सन का जो कोरोना है वो कैसा होगा। वो बिल्कुल कोरोना वाला जो पार्ट है उस पर आपको ध्यान रखना है, ये होगा उसका कोरोना वाला पार्ट। ठीक है, तो कोरोना पार्ट की स्टडी कौन करेगा, ये पर्टिकुलर आदित्य एल1 मिशन। इसके अलावा सन्स फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर, सोलर एमिशन, सोलर विंड्स एंड फ्लेयर्स मतलब कि जिस तरह से उसका प्रकाश फैलता है, उन सभी के बारे में डिस्कस करेगा। सोलर विंड्स, वहां पे किस तरह की हवाएं हैं, वैसे भी आप सभी को पता गर्म हवाएं तो होंगी, लेकिन किस तरह की हवाएं हैं, एटमॉस्फेयर कैसा है, इनके बारे में सब कुछ डिस्कस या सब कुछ जानकारियां इकट्ठा करने का काम आदित्य एल1 मिशन का होगा। द मिशन विल बी लॉन्च्ड बाय इसरो टू द L1 ऑर्बिट व्हिच इज अबाउट 1.5 मिलियन किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ।
L1 ऑर्बिट यानी कि L1 कक्षा में लॉन्च किया जाएगा। L1 एक पर्टिकुलर पॉइंट है, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, परेशान नहीं होना है। पहले हम लोग अभी बात करते हैं इसे इसके बारे में, वाई स्टडी ऑफ सन, सूर्य का अध्ययन क्यों जरूरी है। सूर्य का अध्ययन इसलिए जरूरी है क्योंकि सूर्य एक निकटतम तारा है, यानी कि सन इज द नियरेस्ट स्टार फ्रॉम अर्थ एंड देयरफॉर कैन बी स्टडीड इन मच मोर डिटेल कंपेयर टू अदर स्टार। बाकी अदर स्टार्स की तुलना में सन जो है यानी सूर्य जो है वो पृथ्वी से निकटतम है, इस वजह से इसका अध्ययन जरूरी है। इसके अलावा इट विल हेल्प लर्न मोर अबाउट स्टार्स इन आवर मिल्की वे एंड अदर गैलेक्सीज। इसकी स्टडी करने के साथ साथ जो बहुत सारे अन्य तारे हैं जो कि अर्थ से बहुत ज्यादा दूर हैं, उनकी स्टडी करने में भी मदद हो सकती है। जितनी, क्योंकि हमारी गैलेक्सी में बहुत सारे स्टार मौजूद हैं, उन स्टार्स की एटमॉस्फेयर और उनकी स्टडी के बारे में भी हमें थोड़ा बहुत जानकारी मिलेगी। इसके अलावा सन इज अ वेरी डायनामिक, शोज सेवरल इरप्टिव फिनोमेना एंड रिलीजेस इमेंस अमाउंट ऑफ एनर्जी। सन बहुत गतिशील है, कई विस्फोटकारी घटनाएं दिखाता है और भारी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करता है। बहुत ज्यादा क्वांटिटी में एनर्जी सन से हमें मिलती है, इस वजह से भी उसकी स्टडी करना जरूरी है। टू अंडरस्टैंड द एक्सप्लोसिव सोलर फिनोमेना, सन पर, या आप ऐसा कहें सन की सरफेस पर क्यों विस्फोटक घटनाएं लगातार होती रहती हैं, इसके बारे में भी जानकारी हमें इसी एक्सप्लोरेशन से मिलेगी। विच कुड कॉज डिस्टर्बेंसेस इन स्पेस नियर अर्थ, जिसकी वजह से अर्थ के एटमॉस्फेयर में भी प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो अपने आप में आप खुद सोच कर देखिए, सन जिस तरह से गतिविधि करता है उसका इफेक्ट हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में भी बिल्कुल पड़ता है। मतलब अगर आप इमेजिन करिए कि अगर सन बिल्कुल निकले ही ना, है ना, या हमारी अर्थ के एक साइड पर जिस जगह पर सन का इफेक्ट नहीं पड़ता वो बिल्कुल ठंडा होता है, वहां पर आप खुद सोचते हैं, आप ऐसा समझिए पोलर वाले रीजन पर सन का सबसे कम प्रभाव पड़ता है। ये हमारी अर्थ है, तो ये हमारा नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, इन दो जगहों पर सबसे कम सूर्य का प्रकाश पड़ता है। आप सभी को ये वाली बात पता होगी। तो इस फिनोमेना के कारण, क्योंकि वो इतनी ज्यादा हीट उत्पन्न करता है सन, और वो प्रकाश वो हीट जब यहाँ पर नहीं आ पाती, तो आप देखते हैं कि यहाँ पर ये जो प्रदेश है, यहाँ पर जो भी चीजें स्थित हैं, वहां वो पूरी तरह से बर्फ से ढकी हुई है ना। तो चीजें कहीं ना कहीं इफेक्ट करती हैं हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर को। ठीक है, इस वजह से भी उसकी स्टडी करना जरूरी है। तो अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपसे डिफरेंट एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें स्पेशली एमपीपीएससी में ही 3 मार्कर में या यूपीएससी में 3 मार्कर में जरूर पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं ये L1 क्या है। L1 का फुल फॉर्म है लैग्रांज पॉइंट, जिसे इटालियन फ्रेंच मैथमेटिशियन जोसेफिन लुइस लैग्रांज के नाम पर रखा गया। इस तरह के ना सिर्फ एक पॉइंट है बल्कि कई और पॉइंट है। ये है हमारी अर्थ, और अर्थ के साइड में आपको L2 देखने को मिल जाएगा, ये L1, ये L4, ये L5 और ये L3। कई सारे पॉइंट देखने को मिल रहे हैं, लेकिन जो L1 पॉइंट है वो सबसे नियरेस्ट पॉइंट है। ठीक है, आप अर्थ से देख सकते हैं। इसके अलावा इसका यूज क्यों किया जा रहा है, जो L1 पॉइंट इस पोजीशन पर है, स्पेस में इस पोजीशन पर है जहां पर दो बॉडी सिस्टम के बीच में जो अट्रैक्शन और रिपल्सन है वो बहुत ज्यादा है। कैसे, अगर हम लोग बात करें, इन स्पेस वेयर द gravitational forces of two body system like the sun and earth produce enhanced region of attraction and repulsion। इस पर्टिकुलर पॉइंट पर अट्रैक्शन और रिपल्सन बाकी अदर पोजीशन से ज्यादा है। मतलब बाकी अदर पोजीशन में हो सकता है एक जगह पर अट्रैक्शन ज्यादा हो, रिपल्सन कम हो, एक जगह पर अट्रैक्शन कम हो, रिपल्सन ज्यादा हो, बाकी कई पॉइंट्स में अलग अलग पॉइंट पर ले लेते हैं। इस वाली पोजीशन से वो सारी चीजें इजी है, बैलेंस्ड फॉर्म में है, आप ऐसा कह सकते हैं। दिस कैन बी यूज्ड बाय स्पेसक्राफ्ट टू रिड्यूस फ्यूल कंजम्पशन, जिसकी वजह से फ्यूल कंजम्पशन कम होता है ना, जिसकी वजह से पोजीशन को भी आप मेंटेन कर सकते हैं और ज्यादा लंबी दूरी तक आप तय कर सकते हैं। तो इस पॉइंट के थ्रू अगर भेजा जाएगा मिशन, तो फ्यूल का कंजम्पशन कम होगा, क्योंकि ऑटोमेटिकली एटमॉस्फेयर क्या कर रहा है, अट्रैक्ट भी कर रहा है और रिपेल भी कर रहा है इस पर्टिकुलर पॉइंट पर। इस वजह से लैग्रांज पॉइंट से भेजा जाता है किसी भी मिशन को। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। लैग्रांज पॉइंट अंतरिक्ष में स्थित वे स्थान है जहां सूर्य और पृथ्वी जैसे दो निकाय प्रणाली के गुरुत्वाकर्षण बल आकर्षण और प्रतिकर्षण के उन्नत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। यानी इन पर्टिकुलर पॉइंट्स पर अट्रैक्शन भी है और रिपल्शन भी है, सिंपल सी बात।
चलिए बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज की। नेक्स्ट न्यूज है हमारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023। ये पर्टिकुलर इंडेक्स इस बारे में बताता है, ऑलरेडी हमने प्रीवियसली डिस्कस किया है, अगस्त सितंबर या किसी मंथ में डिस्कस जरूर किया है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के बारे में। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की बात करें तो ये पब्लिश कौन करता है? हेनले एंड पार्टनर्स सिंगापुर इसे पब्लिश करता है। और ये क्या बताता है? ये वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट के बारे में बताता है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें टोटल 192 कंट्रीज में कि अगर आपके पास कोई एक पासपोर्ट है किसी एक कंट्री का, तो वो पासपोर्ट को लेकर आप किन किन देशों में ट्रेवल कर सकते हो, या वो पासपोर्ट आपका कितने ज्यादा देशों के लिए एलिजिबल है, इस बात पर ये फोकस करता है इंडेक्स। अगर हम लोग बात करें इंडिया की रैंक क्या है, तो इंडिया की रैंक है 80th। अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं सिंपल भाषा में बताने का प्रयास करता हूं कि अगर मान लेते हैं आपके पास एक कार्ड है, ये है आपका पासपोर्ट और टोटल कंट्रीज कितनी है? टोटल कंट्रीज है 1। अब इन 192 कंट्रीज में आपको विजिट करना है, तो आप इस पासपोर्ट की सहायता से, आप इस इंडियन पासपोर्ट, अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो सिर्फ इंडियन पासपोर्ट की सहायता से टोटल कितनी कंट्रीज में विजिट कर पाते हैं, तो यह दिखाता है इस पासपोर्ट की पावर को। सिंपल सी बात है, यह दिखाएगा इस पासपोर्ट की पावर को। अगर तो इंडिया किन किन देशों में इंडिया का पासपोर्ट लेकर आप किन किन देशों में विजिट कर सकते हैं, वो इंडिया की पावर को दिखाएगा। तो करंटली जो इंडिया की रैंक लगी है 80th रैंक लगी है, विथ टोगो एंड सेनेगल विथ वीजा फ्री एंट्री टू 57 नेशन। ठीक है, इसके अलावा जर्मनी, इटली और स्पेन शेयर करते हैं सेकंड प्लेस विथ 190 वीजा फ्री डेस्टिनेशन। यानी कि जर्मनी, इटली और स्पेन सेकंड प्लेस पर है, जहां पर आप देखते हैं कि टोटल 190 देशों में वीजा फ्री डेस्टिनेशन ये पहुंच सकते हैं। मतलब कोई भी व्यक्ति जिसके पास ये पासपोर्ट है वो 190 देशों पर विजिट कर सकता है, जर्मनी, इटली या स्पेन का। इसके अलावा जापानीज पासपोर्ट होल्डर्स ज्वाइन दोज ऑफ 6 अदर नेशन, ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, फ्रांस, लग्जमबर्ग, साउथ कोरिया एंड स्वीडन इन थर्ड प्लेस। तो ये थर्ड प्लेस की कंट्रीज हैं, थर्ड प्लेस की, विथ एक्सेस ऑफ 189 डेस्टिनेशन। इसके अलावा पाकिस्तान की रैंक क्या रही है? तो पाकिस्तान की रैंक रही है 100 इन हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। इंडिया की रैंक क्या रही है? तो मुझे उम्मीद है कि आपको याद हो गया होगा, 80th रैंक है एज इट इज, जिसमें आप देखते हैं टोटल 57 नेशंस में ये एलिजिबल है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये वाली बातें समझ में आई होंगी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज की। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, प्रेसिडेंट ने रिसेंटली कन्फर किया है भूमि सम्मान 2023। ये जो भूमि सम्मान है अपने आप में इंपॉर्टेंट है, किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? तो आपको ध्यान रखना है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एट विज्ञान भवन। अभी हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया, थोड़ा सा हम लोग ब्रीफली डिस्कस करते हैं हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के बारे में। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में कौन सी रैंक है? इंडिया की 80th रैंक है। मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट के बारे में ये बताता है ये इंडेक्स, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। इसके अलावा इसके पहले जो हमने डिस्कस किया था वो आदित्य L1 मिशन के बारे में। आदित्य L1 मिशन क्या याद रखना था आपको? किस लॉन्चिंग व्हीकल की मदद से भेजा जाएगा? PSLV की मदद से भेजा जाएगा, पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल की मदद से भेजा जाएगा। L1 का नाम क्या है? L1 का नाम है लैग्रांज पॉइंट, है ना। L का नाम क्या है? लैग्रांज पॉइंट 1। सिंपल सी बात है। ठीक है, सन का एक्सप्लोरेशन क्यों किया जा रहा है, किन किन बातों पर फोकस करना है हमें, वो सारी बातें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली हैं। चलिए बात करते हैं अब इस न्यूज के बारे में। प्रेसिडेंट ने कन्फर किया है रिसेंटली भूमि सम्मान 2023। प्रेसिडेंट हमारे भारत की जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है द्रौपदी मुर्मू जी। उन्होंने रिसेंटली प्रेजेंट किया है भूमि सम्मान 2023। किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है यह अवार्ड? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। और इस अवार्ड को किस कैटेगरी में दिया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। द अवार्ड वर रिसीव्ड बाय द स्टेट सेक्रेटरीज एंड डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। कौन रिसीव करता है इस अवार्ड को? स्टेट के जो सेक्रेटरीज होते हैं और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स, वो रिसीव करते हैं इस अवार्ड को, अलॉन्ग विद देयर टीम्स, अपने टीम्स के साथ, हु हैव shown excellence in achieving completion of major components of Digital India Land Record Modernization Program। अपने आप में आपको ये ध्यान रखना है, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, आप परेशान नहीं होना। डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन, सिंपल सी बात है, डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन। आप इसी को तोड़ देंगे थोड़ा सा तो आपको समझ में आएगा। डिजिटल इंडिया आप सभी चीजें समझते हैं कि ऑनलाइन सारा सिस्टम कर दिया जाए, आप ऐसा ब्रीफली समझ। लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन, यानी आज के टाइम पर या प्रीवियस टाइम पर आपने क्या देखा? प्रीवियस टाइम पे अगर आप सभी के घर में, सभी के घर में जिनके पास जमीन है, खेत है, उन्होंने देखा होगा कि जो लैंड रिकॉर्ड है वो पर्टिकुलरली पेपर फॉर्मेट में होता था इसके पहले, है ना। बिल्कुल वही पेपर फॉर्मेट हो सकता है, थोड़े टाइम बाद वो इरोड हो जाए तो वो खराब भी हो सकता है पेपर,
या पेपर को जलाया जा सकता है, उसे नष्ट किया जा सकता है, जिसके बाद अगर आप कंप्लेन करते हैं, कोर्ट पे जाते हैं, तो आपको अपनी ही जमीन के बारे में, अपनी ही जमीन पर अपना हक दिखाने के लिए कई सारी जद्दोजहद करनी पड़ती है ना। तो इसलिए इसलिए एक कैंपेन चलाया गया कलेक्टर्स और सेक्रेटरीज के थ्रू कि आप सारे लैंड रिकॉर्ड्स को मॉडर्नाइज्ड फॉर्मेट में कर दें। मॉडर्नाइज करने का मतलब डिजिटली उन्हें रखा जाए, है ना, डिजिटल में कन्वर्ट किया जाए। तो सिंपल सी बात है, डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन, लैंड रिकॉर्ड, आपके लैंड रिकॉर्ड्स को मॉडर्नाइज तरीके से डिजिटल इंडिया का पार्ट बनाया जाए। सिंपल सी बात है। इस प्रोग्राम में कौन पार्टिसिपेट करता है? ये पर्टिकुलर प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते हैं प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर्स और सेक्रेटरीज, और उनकी टीम को सम्मिलित रूप से अवार्ड दिया जाता है। अब बात करते हैं किन्हें ये अवार्ड मिला है। ऑनर ऑफ द सेक्रेटरीज ऑफ 9 स्टेट, यानी टोटल 9 राज्यों, और ऑफिसर्स ऑफ 68 डिस्ट्रिक्ट को ये अवार्ड दिया गया। ऑफिसर्स ऑफ द टीम ऑफ टोटल 68 डिस्ट्रिक्ट्स इंक्लूडिंग 9 सेक्रेटरीज ऑफ ओडिशा, मध्य प्रदेश, गुजरात, बिहार, असम, छत्तीसगढ़, झारखंड, त्रिपुरा और वेस्ट बंगाल वर ऑनर्ड एट द भूमि सम्मान 2023। यानी टोटल 28 डिस्ट्रिक्ट यानी 28 जिलों में 9 सेक्रेटरीज, 68 यानी 68 जिलों में 9 सेक्रेटरीज को यह अवार्ड दिया गया। ओडिशा, मध्य प्रदेश, गुजरात, बिहार, असम, छत्तीसगढ़, झारखंड, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल। सबसे ज्यादा अवार्ड किसको दिया गया? तो ओडिशा और मध्य प्रदेश की टीम को दिया गया। सबसे ज्यादा अवार्ड किसे दिया गया? ओडिशा और मध्य प्रदेश की टीम को दिया गया। एज इट इज इंपॉर्टेंट है के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि DILRMP डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम लॉन्च किसने किया है? तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने लॉन्च किया है। अपने आप में इंपॉर्टेंट है। पंचायती राज मिनिस्ट्री ने इसे लॉन्च किया है। कब? अगस्त 2008 में। फॉर डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड, लैंड रिकॉर्ड्स का डिजिटाइजेशन करने के लिए प्रोग्राम को लॉन्च किया गया। सिंपल सी बात है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? मॉडर्नाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट टू रिड्यूस द स्कोप ऑफ लैंड प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, उन्हीं झगड़ों को खत्म करना। जैसे किसी भी बात, कोई भी चीज अगर डिजिटल रूप से आपके पास होगी, उसे नष्ट नहीं किया जा सकता आसानी से। इस वजह से जो डिस्प्यूट्स होते थे कि गांवों में अक्सर, उन सारे डिस्प्यूट्स को कम किया जा सकता है ना। इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी लैंड रिकॉर्ड्स मेंटेनेंस सिस्टम में। मेन कंपोनेंट्स क्या है? चेंज द लैंड ओनरशिप, डिजिटाइजेशन ऑफ मैप्स, इंटीग्रेशन ऑफ करिकुलम एंड स्पेशल डेटा, सर्वे एंड रीसर्वे, कंप्यूटराइजेशन ऑफ ऑल लैंड रिकॉर्ड इंक्लूडिंग ओरिजिनल लैंड रिकॉर्ड। सिंपल सी बात है। क्या समझना है आपको? आपको समझना ये है, सिंपल सी बात है, कि सारे लैंड रिकॉर्ड्स का क्या किया जाएगा? सारे लैंड रिकॉर्ड्स का डिजिटाइजेशन किया जाएगा। यानी कि उन पर्टिकुलर, अगर कोई लैंड आपकी किस एरिया तक है उसके बारे में, अगर मान लेते हैं आपकी लैंड इस एरिया पर है, ये है किसी व्यक्ति की लैंड जिसका नाम है वी, तो आपकी पर्टिकुलर बाउंड्री और मैप, सारी चीजें डिजिटली रूप से प्रेजेंट होंगी सारे रिकॉर्ड्स के साथ आपका, कहां पर? इस पोर्टल पर। तो उम्मीद है कि आपको ये वाली बातें पता होगी। ये है पोर्टल dilrmp.gov.in। एज इट इज, मुझे उम्मीद है कि सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। अगर कोई भी बात आपको समझ में ना आई हो तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, उसके बारे में हम लोग डिटेल चर्चा जरूर करेंगे। अगली बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज के बारे में। इंडिया थर्ड विथ 27 मेडल्स इन एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप। याद हो अगर आपको, एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप के बारे में मैंने प्रीवियस लेक्चर में शॉर्ट न्यूज में डिस्कस किया था कि ये कहां आयोजित की गई? ये थाईलैंड में आयोजित की गई। और एक प्लेयर का नाम मैंने आपको बताया था, जिनका नाम क्या था? एशियन, जिन्होंने पहला गोल्ड मेडल भारत को दिलाया, जिनका नाम क्या था? आपको ध्यान रखना है, ज्योति याराजी। अच्छा, यहाँ पे मेंशन भी है ऑलरेडी। एथलीट ज्योति याराजी वॉन इंडियाज फर्स्ट गोल्ड मेडल in women's 100 meter race and silver medal in women's 200 meter race in this championship। यानी कि 100 मीटर की रेस या दौड़ने की प्रतियोगिता में इन्हें गोल्ड मेडल मिला, जबकि 200 मीटर रेस प्रतियोगिता में इन्हें सिल्वर मेडल प्राप्त हुआ। सेकंड बेस्ट परफॉर्मेंस किसने की है? तो सेकंड बेस्ट परफॉर्मेंस इंडिया ने की है। इंडियाज बैंकॉक कैंपेन वाज इंडियाज बेस्ट परफॉर्मेंस एट द एशियन चैंपियनशिप सिंस भुवनेश्वर 2017। इसके पहले ये 2017 में भुवनेश्वर उड़ीसा में आयोजित की गई थी, और ये जो परफॉर्मेंस है, ये अपने आप में सेकंड बेस्ट परफॉर्मेंस है। टोटल कितने मेडल्स लाए? इंडिया ने 27 मेडल्स लाए। उस बार यानी 2017 में भी 27 मेडल आए थे, इस बार भी 27 मेडल आए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। इन एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप held in Bangkok, Thailand, India won a total of 27 medals, secured third position in this competition. Total 6 gold, 12 silver and 9 bronze। 6 गोल्ड मेडल है, 12 सिल्वर मेडल है और 9 आपके ब्रॉन्ज मेडल है। तो मुझे उम्मीद है कि सारी बातें आपको समझ में आई होंगी।
ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज के बारे में। नेक्स्ट शॉर्ट न्यूज है, तो पहली शॉर्ट न्यूज है आपकी, डीजी डायरेक्टर जनरल राकेश पाल को अपॉइंट किया गया है एज अ 25th डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड। एज इट इज इंपॉर्टेंट है, क्या ध्यान रखना है आपको, इंडियन कोस्ट गार्ड। इंडियन कोस्ट गार्ड कहाँ पे मौजूद होते हैं, आप सभी को पता होगा, जितने भी कोस्टल बॉर्डर हैं, हमारी कोस्टल बॉर्डर है, वहां पर ये मौजूद होते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड। तो मुझे उम्मीद है कि सारी बातें आपको समझ में आई होंगी, है ना। इंडियन कोस्ट गार्ड इन पर्टिकुलर रीजन पर मौजूद है, ठीक है, ये आपका इंडिया है, प्यारा भारत। चलिए, तो डायरेक्टर जनरल कौन बन गए हैं, 25th डायरेक्टर जनरल बन गए हैं डीजी राकेश पाल साहब। इसके अलावा नेक्स्ट न्यूज क्या है, नेक्स्ट न्यूज है हमारी ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट 2023 कहां हुई, आयोजित की गई। ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट आयोजित की गई दिल्ली में पहली बार। कब, किस इवेंट में, G20 के इवेंट में। द समिट इज बीइंग हेल्ड आउटसाइड रोम, इटली फॉर द फर्स्ट टाइम। ये जो पर्टिकुलर समिट है ना, ये कहाँ आयोजित की गई 2023 में, दिल्ली में, फॉर द फर्स्ट टाइम एज अ G20 इवेंट। लेकिन इस समिट को बाहर कहाँ आयोजित किया जाता है, तो रोम, इटली में पहली बार आयोजित किया जाने वाला है। साथ ही साथ एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई है FSSAI के द्वारा। आप सभी को पता होगा FSSAI का फुल फॉर्म फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। अंडर द एजेस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ऑन 20th जुलाई, 20 जुलाई या 21 जुलाई को ये आयोजित की गई न्यू दिल्ली में। तो आपको ध्यान क्या रखना है, आपको ध्यान सिर्फ इतना रखना है, ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट 2023 की कहाँ कंडक्ट की गई, दिल्ली में कंडक्ट की गई, दिल्ली में कंडक्ट की गई पहली बार एज अ G20 इवेंट में इसे शामिल किया गया। तो मुझे उम्मीद है कि सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। अगर किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आपको किसी भी तरह का डाउट है तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में या फिर हमारे डिफरेंट सोशल मीडिया अकाउंट पर जरूर पूछें। साथ साथ चलिए बात करते हैं हम लोग अब प्रैक्टिस क्वेश्चन के बारे में। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री आवास योजना लॉन्च्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। आप सभी को पता होगा प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था। प्रीवियस लेक्चर में आपको एज इट इज बताया था, आपको ध्यान रखना है प्रधानमंत्री आवास योजना कब लॉन्च की गई, आपको बताना है 2014, 15, 16 या 19 में। इसका जवाब आप कहाँ देंगे, कमेंट सेक्शन में देंगे। अगर आप डेट भी एज इट इज मेंशन कर सकते हैं तो आप और भी अच्छा है। इसके अलावा नेक्स्ट न्यूज थी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भूमि सम्मान अवार्ड इज एसोसिएटेड विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ विच स्कीम। बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने आप में इंपॉर्टेंट है। भूमि सम्मान अवार्ड किस चीज के इम्प्लीमेंट करने की यह योजना है, डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, स्वच्छ भारत मिशन, PM किसान योजना या PM फसल बीमा योजना। आपको इसका जवाब कहाँ देना है, कमेंट सेक्शन में देना है। मुझे उम्मीद है कि सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। अगर फिर भी कहीं पर आपको लगता है तो आप जरूर मुझसे संपर्क कर सकते हैं इन सोशल मीडिया हैंडल्स पर, चाहे वो इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या फेसबुक, कहीं पर भी हो, ठीक है। इंस्टाग्राम पर जुड़ने के लिए आप डायरेक्ट इस स्कैनर को स्कैन कर भी पहुंच सकते हैं। अगर आपको ये पूरा सेशन और हमारा एफर्ट पसंद आता है तो अपने दोस्तों को जरूर इस सेशन के बारे में बताएं, क्योंकि यहाँ पर आपको एक क्रिस्पी फॉर्मेट में सिंपल तरीके से एक कम कंटेंट आपको करंट अफेयर्स का देखने को मिलेगा। मतलब जितनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उन सारी चीजों को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं एक साथ 5 दिन का इवेंट। तो मुझे उम्मीद है कि ये सारा प्रयास आपको पसंद आएगा। हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए और मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।